सो ये भी डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स की एक कैटेगरी है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किए जाते हैं। स्पेशली ऑल दोज एंजाइम्स विच मॉडिफाई द डीएनए। मॉडिफाई का मतलब किसी केमिकल ग्रुप को ऐड करना या रिमूव करना डीएनए पर, ऑन डीएनए। एंड सेकेंड थिंग, एट वन और सेवरल प्लेस। देखिए न्यूक्लियोटाइड्स से कोई कंसर्न नहीं है, पूरा कोई स्ट्रेच डीएनए का या नए न्यूक्लियोटाइड्स को जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर ऐड नहीं किया जाता, ना ही ब्रेक डाउन किया जाता है जैसे न्यूक्लियस में, ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म करके लाइगेज की तरह डीएनए पर मैनिपुलेशन किया जाता है। इसमें केवल मॉडिफाई किया जाता है डीएनए को, यानी कि कोई ना कोई केमिकल ग्रुप ऐड या रिमूव करे जाते हैं किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। तो उस तरह के एंजाइम्स को डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स कहेंगे। तो मॉडिफाई करना इन द सेंस केमिकल ग्रुप्स को ऐड या रिमूव करना। तो आरडीटी के अलावा एक कॉमन जो डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम है उसका एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि डीएनए मिथाइलेज। ये आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। डीएनए मिथाइलेज क्या करता है? मिथाइलेशन करता है ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जैसे कि ए, टी, जी, सी, सबका मिथाइलेशन बहुत कॉमन होता है। साइटोसिन का भी बहुत ज्यादा कॉमन है, बट बैक्टीरिया जैसे कि ई कोलाई, अब क्योंकि आरडीटी में तो ज्यादा हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, वो भी ई कोलाई की, ई कोलाई का स्ट्रेन RY13। तो ई कोलाई के इस स्ट्रेन में RY13 में एडेनिन का मिथाइलेशन बहुत ज्यादा कॉमन होता है। ठीक है, एडेनिन एक न्यूक्लियोटाइड है जिसकी 6th पोजीशन पर, N6 जो पोजीशन होती है उस पोजीशन पर मिथाइलेशन किया जाता है। मिथाइलेशन करने वाले एंजाइम का नाम होता है ई कोलाई या इको R1 मिथाइलेज, इको R1 मिथाइलेज। देखिए ये नेचुरली प्रेजेंट होता है। मिथाइलेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि जो ई कोलाई बैक्टीरियम है उसका खुद का भी जीनोम है, प्लस उसके अंदर वेक्टर वगैरह भी होते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मैंने आपको बताया था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरिया। तो ये एंजाइम क्या कर सकते हैं? ये एंजाइम खुद के डीएनए को भी तो कट कर सकते हैं। हालांकि प्रोड्यूस होते हैं वायरल डीएनए या फॉरेन डीएनए के लिए जो बाहर से आ रहा है उसको कट कर सके, लेकिन ये एंजाइम खुद के डीएनए को भी कट कर सकते हैं। तो खुद के डीएनए को कटिंग से बचाने के लिए, हालांकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहां काम करेंगे? रेस्ट्रिक्शन साइट पर। बैक्टीरिया के खुद के जीनोम में भी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, तो क्यों ना ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस खुद बैक्टीरिया के ही रेस्ट्रिक्शन साइट्स को कट कर दे और बैक्टीरिया के जीनोम को कट कर दे। रेस्ट्रिक्शन साइट जैसे कि इको R1, बैक्टीरिया के खुद के जीनोम में GAATTC ये साइट होती है। तो इसका जो सेकंड एडेनिन है, देखिए रेस्ट्रिक्शन साइट का, पर्टिकुलरली कौन सी साइट का? इको R1 का जो सेकंड एडेनिन है उस पर नाइट्रोजन 6 पोजीशन पर मिथाइलेशन कर दिया जाता है। बैक्टीरिया खुद मिथाइलेशन कर लेता है ताकि वो अपने ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उनको बचा सके। तो जो मिथाइलेशन करने का काम करते हैं इको R1 साइट का, वो कहलाते हैं इको R1 मिथाइलेज। तो इको R1 मिथाइलेज एक डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम है जो नेचुरली प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह के एंजाइम्स को हम डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स कहते हैं, बट इसको आरडीटी में नहीं पढ़ते, ये तो बैक्टीरिया के अंदर नेचुरली प्रेजेंट है। आरडीटी में इसी तरह के एंजाइम्स और भी यूज किए जाते हैं व्हिच हेल्प्स अस इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये तो नेचुरल प्रेजेंट है ना, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। कुछ डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो आरडीटी में हेल्प करते हैं, पर्टिकुलरली हम उनको पढ़ेंगे। सो सबसे कॉमन या सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट एंजाइम है उनको मैं बता देता हूं। नंबर 1 है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है? ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। फॉस्फेट ग्रुप रिमूव फ्रॉम 5 प्राइम पोजीशन। देखिए कोई भी डीएनए का फ्रेगमेंट हो, चाहे हमारा फॉरेन जीन हो वो भी डीएनए है, चाहे क्लोनिंग वेक्टर हो वो भी डीएनए है। तो डीएनए की दो पोलैरिटी होती है, आप जानते हैं, 5 प्राइम और 3 प्राइम।
ठीक है, बीच में कुछ भी न्यूक्लियोटाइड रहे, मैं टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड रहता हूँ सिर्फ, कोई भी हो सकता है रैंडमली। जी के कॉम्प्लीमेंट्री तो सी होगा भाई, यहाँ रैंडमली नहीं लिख सकते, सी एंड यहाँ जी। केवल ये मैंने यूनिवर्सल नहीं है कि सी जी होंगे, मैंने कोई भी न्यूक्लियोटाइड लिख दिया, हम यहाँ ए टी कुछ भी लिख सकते थे, उसी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री लिख देते। तो 5 प्राइम की तरफ क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन होगी, एक फॉस्फोरस होगा, फिर ऑक्सीजन होगी, इधर भी ऑक्सीजन होगी और इधर भी ऑक्सीजन होगी। ये होता है 5 प्राइम एंड। इसी तरह से इधर 5 प्राइम एंड पर आयोनिक फॉर्म दिखा सकते हो। तो अब होता क्या है, देखिए ये जो है फॉस्फेट ग्रुप, इधर OH होता है 3 प्राइम की तरफ। अब कोई नया न्यूक्लियोटाइड आए तो आप जानते हैं उस नए न्यूक्लियोटाइड का OH यानी फॉस्फेट का ही OH या 3 प्राइम OH, नॉट फॉस्फेट। 3 प्राइम OH जो होता है वो यहाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल है, यानी नया 3 प्राइम आएगा कोई न्यूक्लियोटाइड और यहाँ ऐड हो सकता है, फिर दोबारा से पोलैरिटी 5 प्राइम हो जाएगी क्योंकि उस न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम एंड फ्री हो जाएगा। तो ये इसलिए अवेलेबल होता है फॉस्फेट ग्रुप, ताकि नए न्यूक्लियोटाइड से ये बाइंड कर सके। एल्कलाइन फॉस्फेट क्या करते हैं, इस फॉस्फेट ग्रुप को हटा देते हैं, यहाँ से तोड़ देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। ये जो O नेगेटिव दिखा रहा हूं ये OH है एक्चुअली में, तो यहाँ केवल OH बच जाएगा दोनों तरफ फॉस्फेट तोड़ने के बाद। अब फॉस्फेट का जो रिमूवल है वो RDT में कैसे हेल्प कर सकता है, एंजाइम का नेचर तो हमें समझ में आ गया, रोल क्या है एल्कलाइन फॉस्फेटेज का, कि वो 5 प्राइम पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप हटाता है, चाहे कोई भी DNA मॉलिक्यूल हो, फॉरेन DNA हो चाहे क्लोनिंग वेक्टर हो, ठीक है। तो पर्टिकुलरली ये जो आपका PO2 PO3 2 नेगेटिव इस ग्रुप को हटाकर केवल OH छोड़ देता है यहाँ पर, यानी फॉस्फेट को हटाकर केवल OH छोड़ देता है। इससे होता क्या है कि आपस में DNA बाइंड नहीं करता, चाहे फॉरेन जीन हो चाहे क्लोनिंग वेक्टर हो, यानी सेम DNA मॉलिक्यूल आपस में बाइंड नहीं करता। अभी एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं एल्कलाइन फॉस्फेटेज का। ये मान लीजिए क्लोनिंग वेक्टर है डबल स्ट्रैंडेड, यहां कट लगा दिया गया ताकि फॉरेन जीन डाल दिया जाए। देखिए ये मान लीजिए अपर स्ट्रैंड है ये दिस वन, तो इसकी 5 प्राइम पोलैरिटी ये है, 3 प्राइम पोलैरिटी ये है अपर स्ट्रैंड की। ये लोअर स्ट्रैंड है नीचे, इसकी 3 प्राइम पोलैरिटी ये है, 5 प्राइम पोलैरिटी ये है। अब कट लगने के बाद जब यहाँ से DNA का कोई स्ट्रेच हटा दिया, क्योंकि हमें जीएन फॉरेन जीन इंसर्ट करना था इस वेक्टर में ताकि ये RDM बन सके, तो अब 5 प्राइम और 3 प्राइम अपर स्ट्रैंड वापस बाइंड कर सकते हैं आपस में नजदीक आकर, और क्लोनिंग वेक्टर का साइज जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, छोटा हो जाएगा क्लोनिंग वेक्टर और फिर बाइंड कर जाएगा आपस में। यानी ये 5 प्राइम वेट, ये 5 प्राइम और 3 प्राइम आपस में लिंक कर जाते दोबारा से, दिस वन दिस टू दिस एंड दिस टू दिस। तो इस काम को रोकने के लिए एक सर्टेन टाइम तक, कब तक, जब तक हमारा फॉरेन जीन नहीं आ जाता और उसको प्रेफरेंस नहीं मिल जाती है। यस, सो इस काम को रोकने के लिए आपस में बाइंडिंग एल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज किया जाता है। यहाँ पर एल्कलाइन फॉस्फेट डाल दिया जाता है जो 5 प्राइम से क्या करेगा, फॉस्फेट हटा देगा। अब 5 प्राइम भी OH हो गया, 3 प्राइम भी OH, इधर भी 5 प्राइम OH और 3 प्राइम भी OH, तो आपस में यहाँ पर बाइंडिंग नहीं होगी। ये काम करता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है RDT में। यू कैन सी at the certain stages the alkaline phosphatases prevent the inward recombination or the attachment between the 5 prime and 3 prime molecule। ऐसा ही फॉरेन जीन में भी है भाई, जब आप फॉरेन जीन लाते हैं डबल स्ट्रैंडेड, लेट मी ड्रॉ द फॉरेन जीन, सो दिस इज आवर फॉरेन जीन, ये फॉरेन जीन का अपर स्ट्रैंड है तो 5 प्राइम पोजीशन है, this one on the upper strand, this is the 3 prime, this is the 5 prime of lower strand, this is the 3 prime of lower strand। तो ये आपस में ही यहाँ बाइंड करके सर्कुलर हो जाता, फिर से समझिए इस चीज को, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो ये 5 प्राइम 3 प्राइम के साथ यहाँ अटैच हो जाता है, ये 3 5 और ये सर्कुलर हो जाता, फॉरेन जीन आपस में ही अटैच हो जाता। क्यों जाकर ये क्लोनिंग वेक्टर पर अटैच हो, तो यहाँ भी इस पर भी एल्कलाइन फॉस्फेटेज हमें यूज करना पड़ता है, सो दैट द इंट्रा attachment of the 5 prime and the 3 prime could not
टेकन प्लेस। सो वो हटते ही 5 प्राइम पर भी OH आ जाता है एक सर्टेन टाइम के लिए। दिस इज द अल्कलाइन फॉस्फेटेज। नेक्स्ट डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, दैट इज द रिवर्स ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज। देखिए फॉस्फेटेज का मतलब ही होता है जो फॉस्फेट को ब्रेक डाउन करे। अब अगर 3 प्राइम पोजीशन, सॉरी 5 प्राइम पोजीशन पर भी OH ही है, तो ये चीज चैलेंज क्रिएट करेगी जब आपका फॉरेन जीन आएगा। मानो 5 प्राइम, मैं केवल एक स्ट्रैंड ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज अपर स्ट्रैंड 5 प्राइम 3 प्राइम, इसके 5 प्राइम पर अगर OH है, यहाँ भी OH है। सिमिलरली नीचे 3 प्राइम पर OH तो है ही, और नीचे 5 प्राइम पर भी OH है, लोअर स्ट्रैंड पर भी। ठीक है, तो अब जो फॉरेन डीएनए आ रहा है तो उसके पास भी 3 प्राइम पर तो OH है, फॉरेन जीन जब आएगा अपर स्ट्रैंड पर लिंक होने, और इधर 5 प्राइम पर भी OH है। तो अब यहाँ पर OH और OH में तो बाइंडिंग नहीं हो सकती, तो सिमिलरली अब वापस जरूरत पड़ेगी, यानी अब फॉस्फेट की जरूरत पड़ेगी, और एट द बोथ प्लेसेस, दोनों जगह पर फॉरेन जीन के 5 प्राइम को भी फॉस्फेट चाहिए ताकि वो वेक्टर के 3 प्राइम से लिंक कर सके, और खुद वेक्टर के 5 प्राइम को भी फॉस्फेट चाहिए यहाँ, ताकि वो आने वाले फॉरेन जीन के 3 प्राइम से लिंक कर सके। यानी कहने का मतलब अब लिंकेज के लिए भी दोबारा से फॉस्फेट की जरूरत। फॉस्फेट को एक सर्टेन टाइम के लिए हटाया गया था फॉरेन जीन से भी, वेक्टर से भी, ताकि इनमें इंट्रा लिंकिंग ना हो जाए, आपस में ही लिंकिंग ना हो जाए, कि फॉरेन जीन खुद लिंक हो जाए और क्लोनिंग वेक्टर भी आपस में 5 प्राइम 3 प्राइम लिंक हो जाए। अब क्या करेंगे, एक सर्टेन टाइम पर साइंटिस्ट को, रिसर्चर्स को पता होता है कितने ड्यूरेशन के बाद कौन सा एंजाइम डालना है। ठीक है, इतना टिपिकल पहले था ये, जब तक रिसर्च नहीं हुआ था ये काम। रिसर्च होने के बाद सिर्फ ये एंजाइमेटिक रिएक्शन से अपने आप होते हैं। तो रिसर्चर्स क्या करते हैं, दोबारा डालते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। ये रिवर्स वर्क करेगा, ये वर्क क्या करेगा कि ये फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर देगा 5 प्राइम पोजीशन पर। ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, चाहे वो क्लोनिंग वेक्टर हो, चाहे वो फॉरेन जीन हो, वहां पर 5 प्राइम जो है 5 प्राइम पोजीशन पर, मान लीजिए 5 प्राइम जी है, पहले यहाँ OH था। ठीक है, तो यहाँ PO3 2 नेगेटिव आयनिक फॉर्म है, ये 2 ऑक्सीजन आयनिक फॉर्म है, इसलिए 2 नेगेटिव लिखा है, तो ये ऐड कर दिया जाएगा। तो ऐड करने से यहाँ पर फिर से क्या होगा, हमारा फॉस्फेट ग्रुप जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से एक तो ऑलरेडी था OH का ऑक्सीजन, और 3 ऑक्सीजन और आ गए हैं PO3 2 नेगेटिव, तो अगेन फॉस्फेट ग्रुप हमारा ऐड हो गया है एट द बोथ 5 प्राइम पोजीशंस। तो इससे क्या होगा, अगेन अब जब ये लिंक करना चाहेंगे तो प्रॉपर लिंकिंग हो पाएगी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज जो होता है, जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज का रिवर्स है, ये ट्रांसफर रिएक्शन भी कराता है और फॉरवर्ड रिएक्शन भी। अभी बताता हूँ ये क्या है। फॉरवर्ड रिएक्शन में तो ये डायरेक्टली एटीपी से फॉस्फेट देता है, सोर्स क्या रहता है एटीपी, एटीपी एडीपी में चेंज हो जाएगा और फॉस्फेट जो है वो टर्मिनल पोजीशन पर चली जाएगी। ट्रांसफर रिएक्शन में क्या करते हैं, पहले ये किसी और सोर्स से, कहीं डीएनए से या कहीं से भी, ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से कहीं से भी, वहां से फॉस्फेट लाते हैं। ट्रांसफर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराना, सिंपल सी बात, ट्रांसफरेज एंजाइम। ठीक है, जैसे अमाइन ग्रुप का ट्रांसफर कराना है, किसी भी चीज का ट्रांसफर कराना, तो यहाँ पहले फॉस्फेट लाते हैं, वो देते हैं ये एडीपी को। ठीक है, वो फॉस्फेट पहले स्टेप में ट्रांसफर के बाद बनती है एटीपी, फिर दूसरे स्टेप में एटीपी से फॉरवर्ड रिएक्शन की तरह वो फॉस्फेट चली जाती है न्यूक्लियोटाइड पर। समझिए ध्यान से, पहले एक तो होता है फॉरवर्ड रिएक्शन पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, जो डायरेक्ट एटीपी से फॉस्फेट दे देता है 5 प्राइम पोजीशन को। दूसरे होते हैं ट्रांसफर रिएक्शन पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, वो क्या करते हैं, पहले कहीं और से फॉस्फेट लाते हैं, एडीपी को एटीपी बनाते हैं, फिर दूसरे स्टेप में एटीपी से फॉस्फेट दे देते हैं, किसको, जहां पर जरूरत है 5 प्राइम पोजीशन को। तो इस तरह से दो तरीके से काम कर सकता है, फॉरवर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज इन द 1 स्टेप and transfer polynucleotide kinase in the 2 steps. What is the main role? The main role is to add the phosphate group at the 5 prime position so that the foreign gene and the cloning vector can be linked at the desired time. So अगर देखिए एग्जांपल्स की मैं बात करूं, चाहे एल्कलाइन फॉस्फेटेज के, चाहे पॉलीन्यूक्लियोटाइड
काइनेज के, तो मेनली ई कोलाई के ही यूज किए जाते हैं, यानी ई कोलाई का ही अल्कलाइन फॉस्फेटेज और ई कोलाई का ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज यूज किया जाता है। ई कोलाई के वही स्ट्रेन RY13 उस स्ट्रेन से ऑब्टेन किए जाते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज की अगर मैं बात करूं जो फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज बहुत कॉमन है, दैट इज T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। ये एक ऐसा मॉडिफाइंग एंजाइम है जो ऑब्टेन किया गया है ई कोलाई प्लस एक बैक्टीरियोफाज T4 बैक्टीरियोफाज से। वो ई कोलाई बैक्टीरियम, देखो बैक्टीरिया के लिए तो आपको क्लियर होना चाहिए, प्रोकैरियोट है, सारी प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए। बैक्टीरिया पर वायरस अटैक करते हैं, तो T4 बैक्टीरियोफाज जो अटैक करता है, तो वो ई कोलाई सेल्स जो इन्फेक्टेड हैं, किसके साथ? T4 बैक्टीरियोफाज के साथ इन्फेक्टेड है, उनसे लिया जाता है T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, वो ज्यादा यूज किया जाता है। ई कोलाई अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है, ये नॉर्मल एक एंजाइम है जो किसी नॉर्मल ई कोलाई सेल से ऑब्टेन किया जाता है। तो इनके वर्क हैं, एक फॉस्फेट ऐड करता है, रिमूव करता है, और एक फॉस्फेट को ऐड करता है। एक और लास्ट कैटेगरी आती है डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स में, दैट इज टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। देखिए डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल का मतलब है डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जाएंगे ट्राइफॉस्फेट एक्टिव फॉर्म में, डीएनटीपी, आपने डीएनए एप्लीकेशन में पढ़ा होगा। तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऐड किए जाते हैं। यहाँ एन स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड के लिए मैंने लिखा है, डीएटीपी भी हो सकता है, एडेनिन डीसीटीपी भी हो सकता है, एंड सो ऑन, एटीजीसी सब के लिए। तो किसी न्यूक्लियोटाइड को ना लिखकर एन लिखा जाता है। डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का ट्रांसफर कर सकें, वो भी टर्मिनल पोजीशन पर, इस तरह का कोई एंजाइम 3 प्राइम पोजीशन पर ट्रांसफर किया जाता है। मैं बता दूं आपको, कोई भी डीएनए का फ्रेगमेंट है, मान लीजिए इसको इस तरह से मॉडिफाई करना है, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। 5 प्राइम पर काम करते थे अल्कलाइन फॉस्फेटेज या पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, ये 3 प्राइम पोजीशन पर काम करते हैं। ये हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए में भी पढ़ेंगे। जनरली 3 प्राइम पोजीशन पर और न्यूक्लियोटाइड ऐड करने हैं आपको। मान लीजिए यहां पर मैं सी ऐड करना चाहता हूं, देखिए दोनों तरफ एक जैसे होंगे। पहली बात तो मान लो टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज जो है वो आ गया टर्मिनल डीऑक्सी एडेनिन न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज, तो दोनों तरफ 3 प्राइम पर एडेनिन ही ऐड करेगा। अगर डीऑक्सी साइटोसिन ट्रांसफरेज आया है तो दोनों तरफ साइटोसिन ही ऐड करेगा, यानी डीसीटीपी। राइट नाउ मैंने डीसीटीपी का एग्जांपल बताया है कि टर्मिनल पोजीशन पर, और कौन सी टर्मिनल पोजीशन? 3 प्राइम पोजीशन पर अगर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? वो एंजाइम जो करेगा काम वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। कोई भी न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जा सकता है, एनी ऑफ द डीएनटीपी, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और एटीजीसी और थाइमिन। तो कोई जरूरी नहीं है कि केवल साइटोसिन ऐड किया जाता है, जो भी ऐड किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग एंजाइम का हम नाम बोलेंगे। इससे फायदा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाने में ये काम आते हैं। यहाँ सी बन गया तो ऊपर पॉलीमरेज अपने आप क्या बना देगा? जी बना देगा। तो स्ट्रैंड की लेंथ अगर इंक्रीज करनी है हमें कहीं पर, कभी कभी क्या होता है स्ट्रेचेज शॉर्ट पड़ जाते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेचेज शॉर्ट है, 1 और 2 डीएनए जो है न्यूक्लियोटाइड्स वो वहां पर फिल्ड नहीं है, तो डीएनए पॉलीमरेज की बजाय टर्मिनल पोजीशंस पर तो कौन यूज किया जाता है? टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज यूज किया जाता है। ये एक मॉडिफाइड डीएनए पॉलीमरेज है। देखिए जब भी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड कहीं ऐड होते हैं तो हमेशा डीएनए पॉलीमरेज ही ऐड करता है। ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। जनरली डीएनए पॉलीमरेज जो काम करते हैं उनको कोड या उनको लैंग्वेज चाहिए। लैंग्वेज का मतलब मान लीजिए ये मेरा स्ट्रैंड था ए, इस पर न्यूक्लियोटाइड्स लिखता हूं AATTCCG। तो जो डीएनए पॉलीमरेज आएगा जो नया स्ट्रैंड बनाएगा, मान लीजिए इधर 5 से 3 में, ठीक है, तो जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी बनाएगा, सी के जी, इस तरह से बनाएगा। तो वो टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, उसको टेम्पलेट चाहिए ही चाहिए, चाहे आरएनए का टेम्पलेट हो चाहे खुद डीएनए का टेम्पलेट हो। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, DNA dependent DNA polymerase, but they are template independent DNA polymerase. They can synthesize the new nucleotides by their own choice.
इनकी मर्जी है, ये सी ऐड करे, ए ऐड करे, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी काइंड ऑफ द टेम्पलेट। सो ये स्पेशल टाइप के या मॉडिफाइड क्या है, डीएनए पॉलीमरेज हैं, जो टर्मिनल पोजीशंस पर ऐड करते हैं किनको, न्यूक्लियोटाइड्स को, सो दैट वन और सेवरल एट द वन और सेवरल प्लेसेस न्यू न्यूक्लियोटाइड्स कैन बी एडेड, और उन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे स्टैंड पर अपने आप डीएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर देंगे। तो पर्टिकुलरली या स्पेसिफिकली 3 प्राइम पोजीशन पर जो है नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का काम करता है टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडल ट्रांसफरेज। सो इट वाज ऑल अबाउट द डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स। At various places, even in the cell vivo condition or in vivo condition, cell-based gene cloning or cell-based recombinant DNA technology, all of these enzymes, the nuclease, and in the nuclease specifically the restriction endonuclease type 2 with the sticky ends, and ligase, DNA polymerases, and DNA modifying enzymes are used.